गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल कोसली स्वागत करता हूं आज की एक बेहतरीन क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम लोग जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज पार्ट डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 का। टिल दैट हमने जो जो पढ़ लिया, जो जो समझ लिया, आइए एक बार उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बुक रहेगी हमारी कौन सी? डीके गोयल सर की बुक। आप लोगों के पास आपकी बुक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहां से खोल के देख सकते हैं। ठीक है। एपीसी पब्लिकेशन है, अकाउंटेंसी 11th क्लास के लिए ये बुक बनी है। और इस बुक के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है हमारा अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसमें से मैक्सिमम चैप्टर हमने कवर कर लिया था। और इसके ऊपर मैंने कल एक क्विज भी ऑर्गेनाइज करवाया था, तो आप उस क्विज को जो है कहाँ से देख सकते हैं? 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 10 हमारा अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मैक्सिमम पोर्शन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हमने मीनिंग पढ़ लिया था, टैक्सेस मर्ज पढ़ लिए थे, जीएसटी रेट पढ़ ली थी, ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमने डिस्कस कर लिए थे, अकाउंटिंग प्रोसीजर हमने डिस्कस कर लिया था। और मैं बता रहा था आपको कि मैंने इस पर कल एक क्विज जो है ना ऑर्गेनाइज किया था, एमसीक्यू क्विज। उसका लिंक मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, उसको भी आप एक बार जरूर देख लें। और कहेंगे तो मैं उसका जो पीपीटी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार किया था मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको वहां से वो क्वेश्चन मिल जाए। और उन्हीं के आधार पर आज हम लोग एक एक्सरसाइज, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है, उसको कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को आज फाइनल डे मानेंगे, कंप्लीट करेंगे। मीनिंग हमने पढ़ लिया, टैक्सेस कौन कौन से मर्ज किए हमने पढ़ लिया। आइए मैं ले चलता हूँ आपको एक्सरसाइज के पार्ट पर। ऑप्शो की 10 इलिस्ट्रेशन जो थी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, वो दोनों आपने कंप्लीट कर लिए हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम एक्सरसाइज पर ले चलते हैं आपको। एक्सरसाइज में हमारे पास है 8th 9th और ये 10th। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। चलिए, देखिए यहां से अगर हम बात करें तो ये जो है पोर्शन हमारे पास है। इसमें ऐसे टाइप एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज it is a nationwide tax seeking to unify several indirect taxes and is based on principle of one nation one tax। तो इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, तो इसके बारे में आप कोई भी दो इसके आइडेंटिफाइड करिए, किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बात हो रही है जीएसटी के बारे में। हमने पढ़ा था ना जीएसटी किस पर बेस्ड है? वन नेशन वन टैक्स पर बेस्ड है। तो जीएसटी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब इसकी कोई दो फीचर आप लोगों को बतानी है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 1 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे से पूछा जाएगा। और हो सकता है कि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, और इसके जो जीएसटी का जो कंसेप्ट है वो जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में मिक्स करके हमसे पूछ ले जाए, वहां पर वो मिक्स होकर हमारे पास से आ जाए। तो इसमें पहले का आंसर आपको क्लियर हो गया, जीएसटी। और इसकी दो फीचर्स आप लोगों को बतानी है कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसमें वन नेशन वन टैक्स में हमने यूनिफाइड टैक्स रेट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया है। जो इसकी स्टेटमेंट है उसी में इसकी फीचर्स भी अवेलेबल है, तो वहां से आप लिख लेंगे। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर जाएंगे। तो पहला आंसर है आपका, व्हाट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी? तो आपको पता ही है, आप ऊपर वाली लाइन एज इट इज लिख सकते हैं। दो सेंट्रल टैक्स या बताइए जो आपने जीएसटी में मर्ज कर दिए हैं, कि नहीं, दो सेंट्रल टैक्स के बारे में बताइए जो आपने इसमें मर्ज कर दिए हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ बताना है। कुछ ऐसे दो स्टेट टैक्सेस के बारे में बात करनी है जो इसमें आपने मर्ज कर दिए हैं, तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एडवांटेजेस, फुल फॉर्म ऑफ सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये दी गई है। फुल फॉर्म ऑफ एसजीएसटी आप बता देंगे, आईजीएसटी आप बता देंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे जो है कल एमसीक्यू क्लास में भी थे।
सीजीएसटी क्या होता है, कोई एक एग्जांपल देके बताइए तो आप बताएंगे इसके बारे में, कोई इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आप कोई बता दें और उसका एग्जांपल दे दें तो हाँ सफिशिएंट है। ऐसे ही आईजीएसटी के लिए आप एक इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देंगे। कौन सी ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देंगे? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का। तो इसमें आप इंटर स्टेट का एग्जांपल दे दें तो आईजीएसटी का एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज पास इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, तो ये देखिए विद इन द स्टेट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इसमें इसकी जर्नल एंट्री आपको बतानी है, तो जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू अगर नगद खरीद रहे हैं तो कैश, बैंक से पेमेंट हो रही है तो टू बैंक, और उधार में खरीद रहे हैं तो टू क्रेडिटर। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करो इन द केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, तो ये हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का एग्जांपल हो गया, ये इसके लिए एग्जांपल लग सकता है, उसकी जर्नल एंट्री करके दिखा दें। तो इसमें जब एंट्री करेंगे तो हम डेबिट में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और लिखेंगे साथ में क्या? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। चलिए, जीएसटी कलेक्टेड एक क्या है? लाइबिलिटी है। और बताइए जीएसटी टाइम ऑफ गुड्स सोल्ड, जब हम आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी को क्रेडिट करते हैं तो बिकॉज इट इज ए और एन क्या मानी जाती है? तो ये एक लाइबिलिटी मानी जाती है, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करके चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे, तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास हैं, इनको आपने करके देखना है, इनका सॉल्यूशन आपने करके ले आना है रफ नोटबुक के अंदर। फेयर में आप एग्जाम्पल करें केवल, और इनको रफ में करने के बाद जब क्लियर हो जाए, आपको ये आ जाए अच्छे तरीके से, तब आप इनको फेयर में कर सकते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन टू यू। उसके बाद लास्ट में हमें कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए उन क्वेश्चनों को और देख लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन दी गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनसे पहले प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिसिंग इंफॉर्मेशन, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उन पर ये प्रॉब्लम दी गई है। आइए मैं प्रॉब्लम नंबर 1 आपको एक करवा देता हूं, ताकि आप इनको करने में सक्षम रहें और आप इजीली इनको कर भी पाएं। इसमें लिखा है फिल द मिसिंग फिगर अज्यूमिंग सीजीएसटी 9% एंड एसजीएसटी 9%। तो यहाँ पर 9% दोनों टैक्स रेट्स दिए गए हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो इसका मतलब मैक्सिमम जितने भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर कैसी हैं? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में हम सीजीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं और एसजीएसटी इंप्लीमेंट करते हैं। जर्नल ऑफ अशोक, अशोक की ये जर्नल दी गई है, इसमें पहली जो ट्रांजैक्शन दी गई है, पहली जो जर्नल एंट्री पास करके दी गई है, उसको देखकर तो मुझे लगता है कि कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन यहाँ आएगा क्या वो आप ध्यान दें। यहाँ परचेज ऑफ गुड्स विद इन स्टेट लिखा है, परचेज ऑफ गुड्स विद इन स्टेट लिखा है बेटा। देखो, एक बात यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से और इम्पोर्टेंटली मैं कहूंगा कि समझनी है। क्या बात समझनी है? कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो उसमें परचेज अकाउंट को तो आप डेबिट करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं आपका। परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट होता है, साथ में इनपुट सीजीएसटी लगेगा और इनपुट आपका एसजीएसटी लगेगा। ये तो आपने कर ली जनरल एंट्री कंप्लीट। लेकिन अब बात जब अमाउंट की आई तो अमाउंट पे फोकस करिएगा कि अमाउंट क्या आएगी। तो अमाउंट के लिए थोड़ा सा मैं आपको ले चलता हूं एक वर्किंग नोट पर। देखिए, मेरे पास 3,54,000 रुपए का बैंक में बैलेंस दिया गया है। देखिए, बैंक में बैलेंस दिया गया है 3,54,000 रुपए का। तो ये बैलेंस आया कैसे होगा? ये आया होगा परचेज की अमाउंट प्लस इनपुट सीजीएसटी की अमाउंट प्लस इनपुट एसजीएसटी की अमाउंट, इन तीनों को जोड़कर ये अमाउंट मेरी आई होगी। तो इन तीनों को जोड़कर आई होगी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि परचेज अगर आपकी 100% हो तो उसमें 9% आपका सीजीएसटी जुड़ा हुआ है और 9% आपका एसजीएसटी जुड़ा हुआ है, तो टोटल ये 118% हो गया। टोटल कितना हो गया? ये 118%। क्या? बैंक का अमाउंट। अगर ये 118% है तो आप इसमें से 1% की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको मल्टीप्लाई करा दीजिए 100% से, 9% से और 9% से, तो आपके तीनों फिगर आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं ये लिख सकता हूं कि 118% जो है वो मेरा 3,54,000 के बराबर है। अगर ये इसके बराबर है तो मैं इसको 1% पर ले जाता हूं, 1% पर,
देखिए क्या 118 से 354 पूरा पूरा कट रहा है। 118 एकम 118, और 3 पर मुझे लगता है कि पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 पर कटने पर मेरे पास वैल्यू आ गई 3000 रुपये। तो इसका मतलब है 1% जो वैल्यू आई वो 3000 के बराबर है। इस 3000 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करा दें। 3000 गुना 100%, मतलब कि 3 लाख रुपए की आपकी क्या है, परचेज है। और इनपुट में जाएं, 3000 को 9 से मल्टीप्लाई कराएं, तो ये आ जाएगा 27,000। 27,000 का मतलब हो गया आपका इनपुट सीजीएसटी। और जितना इनपुट सीजीएसटी होता है उतना ही आउटपुट होता है, ये आपको पता ही है। और 27 प्लस 27 54 प्लस 3 3,54,000 हमारा यहाँ पर टोटल बैलेंस बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर 3 लाख का सीधा 9% निकाल कर देख लें, तो भी 27 27 जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो होप सो कि पहला मिसिंग फिगर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट डेटर्स पर। अब डेटर्स को हमने गुड्स बेची हैं, लिखा है सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट। अब इसमें मुझे पहले जर्नल एंट्री को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मैं अमाउंट पर जाऊंगा। तो डेटर अकाउंट हमने डेबिट किया है टू सेल्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, और टू आउटपुट एसजीएसटी। ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई कंप्लीट। अब इनमें देखिए अमाउंट किसकी गिवन है, आउटपुट सीजीएसटी की अमाउंट मुझे गिवन है। तो मैं एक बात तो कंफर्म करके चलूं कि आउटपुट एसजीएसटी की अमाउंट भी इतनी ही होगी। ये लीजिए, क्योंकि दोनों की अमाउंट 50-50% होती है। अब बात करते हैं डेटर में कितना आएगा और सेल्स में कितना आएगा। तो डेटर में वो अमाउंट आएगी जो सेल्स प्लस आउटपुट सीजीएसटी प्लस आउटपुट एसजीएसटी होगी। तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या अमाउंट आएगी। तो उसके लिए मेरी बात फिर से सुनिएगा ध्यान से। मेरे पास 9% सीजीएसटी की रेट है, जो कि अमाउंट में अगर मैं बात करूं तो कितना है, 7200। तो आप इसमें से 1% की वैल्यू निकाल दीजिए, 9 1 जा 9, 1% की वैल्यू आ गई 800 रुपये। अब बताइए कि जो डेटर है वो कितने परसेंट है, वो है 100% प्लस 9% प्लस 9%, टोटल 118%। टोटल कितना है, 118%। तो आप 118% को 800 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। और सेल्स कितने परसेंट है हमारी, 100%। उसको 800 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 80,000 रुपीज। इस 80,000 को 9% से मल्टीप्लाई करा के लिखोगे तो 72,100 और 7200 मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर ये वैल्यू तो दोनों मेरे पास है ही। होप सो कि ये बड़ा इजी तरीका है आपका, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट एंट्री को भी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या है, परचेज अ कंप्यूटर विद इन द स्टेट। विद इन द स्टेट आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, 4500 रुपये आपके इनपुट एसजीएसटी में आए हैं। तो आप बता दीजिए इनपुट सीजीएसटी में कितने आएंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इनपुट सीजीएसटी में कितने आएंगे। सेम अमाउंट आएगी सर, कैसी बात कर दी आपने, भी इतना भी नहीं पता आपको। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ 4500। क्यों, क्योंकि दोनों का रेट सेम होता है, 9% और 9% हमें गिवन है। अब 9% की वैल्यू मुझे 4500 दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 9 5 जा 45, 45 यानी 1% की वैल्यू होगी 500 रुपये। अब इसको यदि मैं 100% से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। और 9% की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 4500 तो आइए हम ऊपर लिख देते हैं 50,000 रुपये। अब मुझे आप बताइए कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, ब्लैंक अकाउंट डेबिट में मैं क्या लिखूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं यहाँ क्या लिखूं। मैं यहाँ लिखूंगा, खरीद क्या रहा हूं बेटा, कंप्यूटर। और कंप्यूटर जनरली ऑफिस के लिए परचेज किया जाता है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000। ये 4500, ये 4500 टोटल करके लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बैंक में, 59,000। 59,000, इज इट क्लियर। अगर क्लियर है तो थंब इंप्रेशन देके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, अगर म्यूट, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन बंद कर दिया तो प्लीज आप मुझे हम इंप्रेशन देके बता सकते हैं। ओके गुड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2।
प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए क्या है, सेम तरीके की प्रॉब्लम है। मिसिंग फिगर कैलकुलेट करने हैं, अज्यूमिंग सीजीएसटी दिया है और एसजीएसटी दिया है। जर्नल ऑफ एस गोस्वामी की बुक दी गई है। तो इसमें परचेज ऑफ गुड्स दी है विद इन द स्टेट। तो डेबिट में क्या आएगा, इनपुट सीजीएसटी डेबिट दिया है। क्राइ और इनपुट में क्या आएगा आपको ये फिल करना है। और दिनकरन से खरीद रहे हैं, दिनकरन से। तो भाई दिनकरन से खरीद रहे हैं तो उधार में खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, परचेज कर रहे हैं तो लिखेंगे परचेज इज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, परचेज इज अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, यहाँ क्या लिखेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट हमें दी गई है सीजीएसटी की, जो कि कितने परसेंट है, 6%। तो आप बताइए 1% वैल्यू कितनी आएगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए 1% वैल्यू कितनी आएगी। मुझे टेबल आनी बहुत जरूरी है, टेबल नहीं आती तो मैं डिवाइड करना जानता हूं, मुझे डिवाइड करना नहीं आता हो तो कोई बात नहीं है। 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, जैसे मर्जी काटिए पर काटिए। मैं 6 से काटता हूं तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2500 वैल्यू मेरे पास बची। 2500 वैल्यू आ गई 1% की। तो मैंने आपको बताया था कि ये भी 6% है और ये 100% सेल होती है, सॉरी परचेज है। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, 112%। अगर ये तीनों वैल्यू आ जाए तो जोड़ के लिख दें, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके लिखे। 2500 गुना में 112, 2500 गुना में 600, 2500 गुना में 100। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2,50,000। 15,000 यहाँ और 15,000 हम यहाँ फिल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 2,80,000। तो होप सो कि बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर क्लियर है तो चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। डेटर्स वाला पॉइंट दिया है और सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट दिया है, तो होप सो कि मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, इसको आप खुद से करेंगे। आगे दिया गया है रेंट पेड। अब देखिए रेंट पेड में 3 कॉलम दिए गए हैं, डेबिट डेबिट डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, टू बैंक। अब टू बैंक की टोटल वैल्यू दी गई है, टू बैंक की टोटल वैल्यू दी गई है तो कितनी होती है ये टोटल, 100% रेंट प्लस 6% सीजीएसटी प्लस 6% एसजीएसटी इज इक्वल टू 112%। अगर ये 112% 11,200 है तो 1% वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 100 रुपए। दैट इज 100 रुपए। तो आप इसको 100 से यदि मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा, 11,200 रुपए। तो इसका मतलब रेंट जब आप यहाँ डेबिट करेंगे तो रेंट आपका कितना आ जाएगा, 100% वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज। तो टोटल हो जाएगा 10,000 का आपने रेंट पेड किया है। यहाँ पर आपका आ जाएगा इनपुट, इनपुट बताइए क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 600 ये आ जाएगा और 600 ये आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 11,200। होप सो कि ये प्रॉब्लम भी आपकी क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। थर्ड मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, प्लीज डू इट योर सेल्फ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये इनके सॉल्यूशन भी दिए गए हैं तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देखकर भी कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने वर्किंग नोट बनाया आप वैसे भी वर्किंग नोट बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया आप वैसे भी बना सकते हैं। इट इज ऑल अपॉन यू। यहाँ पर देखिए कुछ मुझे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों को आपने कंप्लीट करना है, देखना है। मैं क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन, इसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आपको ऑप्शन ए बी सी और डी में से आंसर देना है। ए में लिखा है कि दोनों सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दूसरे में लिखा है कि दोनों सही हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरे में लिखा है कि ए सही है, आर गलत है। चौथे में लिखा है ए गलत है और आर सही है। तो अब हम पढ़ते हुए चलेंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सबसे पहले मुझे असर्शन दिया गया है, असर्शन में लिखा है जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। रीजन में बताया गया है सेंट्रल लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज इनटू जीएसटी आर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारी कैसी हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, स्टेटमेंट ये भी ट्रू है। और साथ ही साथ ये इसके लिए एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाती है।
तो हमारा इसका ऑप्शन जो है वो ए, वो आंसर में हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो होप सो आप समझ पाए। आपको जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने हैं तो एक बात पे फोकस करना है। पहले तो आपको इस बात के ऊपर जजमेंट करनी है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ज्यादातर सरकारी आंसर आता है, सरकारी आंसर होता है ऑप्शन ए ज्यादातर। लेकिन फिर भी आपने देखना है कि रीजन में क्या लिखा है। अब रीजन में वही बात तो बताई है, जो ऊपर बात लिखी गई है उसका रीजन तो यही है कि भाई इसकी वजह से ये टैक्सेस इसमें मर्ज हो गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है। जीएसटी असर्शन दिया है, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड इनपुट जीएसटी, और जीएसटी कलेक्टेड को कहा है ऑन सेल ऑफ गुड्स को जीएसटी आउटपुट। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं, दोनों बातें सही है कि नहीं। बिल्कुल दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। एक मिनट बेटा, मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैडम एक बार ये मोबाइल बंद कर लो ना प्लीज, आवाज आ रही है। स्वीटी मैम, मोबाइल की आवाज बंद करें एक बार। चलिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है हमारी, सही है। आगे चलते हैं रीजन पर। रीजन क्या है, रीजन में लिखा है इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। देखिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनपुट जीएसटी को आउटपुट में से ही तो सेट ऑफ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, ट्रू। और ये ट्रू है तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ऊपर लिखा है जीएसटी पेड को इनपुट जीएसटी बोला गया है, जीएसटी कलेक्टेड को आउटपुट जीएसटी बोला गया है, और पेड को कलेक्शन में से ही हम राइट ऑफ करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन में रीजन जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, असर्शन दिया गया है थर्ड में हमें। असर्शन क्या है, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ व्हीकल्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, और रीजन दिया गया है इन सच अ केस जीएसटी पेड इज ए कॉस्ट ऑफ द परचेजर फॉर द परचेजर। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरी भी क्या है, ट्रू है। जब हमें पता ही है व्हीकल का जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो जीएसटी पेड की जाती है उसको कलेक्शन में से हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। और राइट ऑफ नहीं कर सकते तो ऐसे में जीएसटी पेड क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गई। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे असर्शन दिया गया है बेटा, जीएसटी पेड इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड credited in case of purchase returns and good lost or stolen। और रीजन में बताया है कि जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स डेबिटेड इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। देखिए यहां पर एक बात समझिएगा, दो स्टेटमेंट अलग अलग हैं। पहली स्टेटमेंट भी ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू है। लेकिन क्या जीएसटी कलेक्टेड का जीएसटी पेड से कोई संबंध है यहाँ, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, दोनों ट्रू हैं। तो इसका मतलब रीजन जो है वो करेक्ट नहीं बैठता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं बट रीजन करेक्ट नहीं है। चलिए पांचवें पॉइंट पर चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, assertion A, GST is credited along with the purchase account if goods are withdrawn for personal consumption। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, पहले तो वो देख लें आप। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाली गई हैं तो हम एंट्री करते हैं बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और हमें पता है इसमें हम इनपुट को क्या कर देते हैं, इनपुट को क्रेडिट कर देते हैं। इनपुट अगर ये विद इन द स्टेट है तो हम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट करेंगे, और आउटसाइड द स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करेंगे। और ये कहना भी यही चाहता है कि जीएसटी इज क्रेडिटेड अलोंग विद परचेज अकाउंट इफ गुड्स आर विड्रॉन। तो ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट हो गई हमारी, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। आइए रीजन पर चलते हैं। रीजन क्या कहता है, रीजन को देखते हैं। रीजन में लिखा है इन केस ऑफ ड्रॉइंग्स इन गुड्स जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड। ये जीएसटी कलेक्टेड में से सेट ऑफ नहीं की जा सकती। जो जीएसटी आपने पेड की है तो पेड की है तो कलेक्ट हम उसमें से राइट ऑफ नहीं कर सकते। बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी स्टेटमेंट हो गई? ये पेड़ को हम क्राइड कर देते हैं ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। कैसी स्टेटमेंट हो गई? फॉल्स। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं, फॉल्स कैसे हो गई? ट्रू हो गई बेटा। स्टेटमेंट तो ट्रू ही है ना, नहीं कर सकते, सॉरी, स्टेटमेंट तो ट्रू है। स्टेटमेंट तो कैसी है? ट्रू है, एड नहीं कर सकते। हाँ, ये इसके एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका ऑप्शन भी क्या चला जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमने आंसर भी किए होंगे कॉपी। फिफ्थ का ऑप्शन ए, बिल्कुल फिफ्थ का ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही होने के साथ साथ इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनती है, तभी तो हम इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं ना। इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है असर्शन के अंदर, क्या है असर्शन में? पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम लीव ऑफ जीएसटी। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बताइए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा लिखा है हमारे सामने रीजन, पेमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस ऑफ ए क्लब और हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड। ये गलत स्टेटमेंट है। ये कैसी स्टेटमेंट है? गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक ट्रू है, एक फॉल्स है। ए ट्रू है, एफ फॉल्स है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ पर। क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्या है, आइए देखते हैं। असर्शन में दिया गया है जीएसटी इज नॉट लिवाइड इन केस ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना कि पैसा जमा करने पर या पैसा निकालने पर कोई जीएसटी नहीं लगती। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। आइए रीजन पर चलते हैं, क्या रीजन दिया है इसके लिए? रीजन दिया गया है GST is also not levied in case of amount paid to creditors and amount received from debtors। बिल्कुल, ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। तो अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए सेवंथ का बी हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल सही है। आइए एट्थ पर चलते हैं। एट्थ है असर्शन दिया गया है जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इट इज द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। रीजन में क्या दिया गया है? ये रीजन देख लेते हैं। रीजन में दिया गया है जीएसटी चार्ज एवरी टाइम अ सेल इज मेड टिल द टाइम गुड्स रीच द कंज्यूमर, thus इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसको डिफाइन किया कि हाउ इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन जाती है। तो ऑप्शन ए क्या बन जाएगा हमारा? करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट असर्शन दिया है और रीजन दिया है। इसको अगर हम बात करें तो जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। क्या जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है? जी हाँ, जीएसटी वैल्यू एडिड टैक्स है। मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया था कि अगर आप 10,000 की गुड्स खरीदते हैं तो 10,000 पे जीएसटी आप पेड करते हैं। अगर आप उसको फर्दर ऑन 15,000 में गुड्स बेच देते हैं तो जीएसटी टोटल तो 15,000 पे चार्ज होगा, लेकिन 10,000 का कंपनसेशन हो जाता है। तो 5,000 जो वैल्यू ऐड हुई है उसके ऊपर हमें जीएसटी और पेड करना पड़ेगा। फर्दर ऑन अगर हम इसको 20,000 में सेल कर देते हैं तो 15,000 के बाद 5,000 जो वैल्यू ऐड हुई है तो उस पर हम जीएसटी पेड कर देंगे। तो ये वैल्यू एडिड टैक्स है, ट्रू स्टेटमेंट है। आगे रीजन में क्या दिया है? रीजन देख लेते हैं। जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स सिंस इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, एज ए रिजल्ट जीएसटी इज डिवाइड ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू। देखिए अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया दैट इज द सेम। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम बड़ी वैल्यू पे टैक्स पेड करते जाएंगे, और जो टैक्स आप पहले पेड कर चुके हो नेक्स्ट वैल्यू में से हम उसको कंपनसेट करते चले जाते हैं। वही बात इसने लिखी है। तो इसके लिए भी ये कैसी स्टेटमेंट हो गई? ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो यहाँ पर इसके आंसर भी दिए गए हैं और ये आपका टोटल आज की क्लास थी। अगर आपको ये क्लास आज समझ में आई है तो होप सो कि आप मुझे बताएं, क्लियर करें। और अगर नहीं समझ में आई है तो भी आप मुझे बताएं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है हमारे का? वी एन सर्स कॉमर्स क्लासेस।
आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपको ये क्लास वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, और वहां पर आप इस क्लास को लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस क्लास को बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब आप शेयर करें तो लाइक भी करिए साथ साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों की क्लासेस रेगुलर बेसिस पर लेता रहूं। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। आज के लिए केवल इतना ही। दैट्स ऑल। लास्ट में हमारे पास ये कि मैंने वर्किंग शीट डाली थी जिसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज 9671925624 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर सकूं। बाय बाय। टेक केयर। हैव ए गुड डे।